हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज टॉपिक इज़ मेमोरी ग्लैंड। हमने पिछले वीडियो में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर किया था और आज हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड और गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेटोजेनेसिस में हमारे पास आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहे हैं जो मेमोरी ग्लैंड है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको ब्रेस्ट बोला गया है। अब जो मेमोरी ग्लैंड है वो करेक्टराइज्ड फीचर है किसका? फीमेल मैमल्स का, ठीक है। तो ब्रेस्ट क्या कंटेन करता है? ग्लैंडुलर टिश्यू होता है इसके पास और वेरिएबल अमाउंट में क्या होता है? फैट होता है। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं हमारे पास वो दोनों ब्रेस्ट में डिवाइड हो जाते हैं और किस में ओपन होते हैं? डिवाइड होके 15 से 20 मेमोरी लोब्स में ओपन हो जाते हैं। और इन मेमोरी लोब्स के पास क्या होता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं बहुत सारे, जिनको बोला गया है एल्वेलाई, ठीक है, जो कि क्या करेंगे? मिल्क को सिक्रीट करेंगे, ठीक है। और इन एल्वेलाई के पास ना कैविटीज होती है जिसको ल्यूमन बोला गया है, जहाँ पे मिल्क जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। अब जो ये एल्वेलाई है वो किस में ओपन होगी? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो जाएंगी। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है वो ज्वाइन कर जाएंगी किस डक्ट के साथ? मेमोरी डक्ट के साथ, ठीक है। अब ये और जो डक्ट है वो वाइडर पार्ट में ओपन हो जाएंगे जिसको बोला गया है मेमोरी एम्पुला। अब जो मेमोरी एम्पुला है हमारा वो सीधा डायरेक्टली कनेक्ट होता है किसके साथ? लैक्टिफेरस डक्ट के साथ, जिसके थ्रू जो मिल्क है वो सक्ड आउट होता है। डायग्राम में भी इसको अच्छे से देख लेते हैं। हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यूज थे, फैट थे, ठीक है। फिर वो किस में खुल रहे थे? मेमोरी लोब्स में खुल रहे थे। 15 to 20 हमारे पास मेमोरी लोब्स थे। फिर मेमोरी एल्वियोलस में खुल रहे थे। फिर मेमोरी डक्ट में खुल के मेमोरी एम्पुला में खुल के एम्पुला से सीधा लैक्टिफेरस टिश्यू में खुल रहे थे, जहां से हमारा मिल्क जो है वो सक्ड आउट होता है। और जो एरियोला होता है वो पिगमेंटेड स्किन होती है हमारी निप्पल के सराउंड, जो स्किन होती है उसको हम बोला गया है हमने एरियोला, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं हमारे पास? मेल में होता है टेस्टिस, फीमेल में होता है ओवरीज, ठीक है। अब ये टेस्टिस और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जो टेस्टिस है वो क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा, और जो ओवरीज है वो ओवम बनाएगा। अब इसमें बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। कैसे टेस्टिस और ओवम हमारे गैमीट्स बनाते हैं, यानी स्पर्म और ओवम को बनाते हैं, उस फॉर्मेशन को बोला गया है गैमेटोजेनेसिस। अब टेस्टिस में बोल रहे हैं जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स है, यानी स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम बोल देते हैं, वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस कब कौन सी एज में होती है? प्यूबर्टी में आके होती है, ठीक है। अब बोल रहे हैं जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया है उनको हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का नाम दे दिया, जो कि 2n है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा, मतलब रिडक्शनल डिवीजन करेगा, यानी 2n से ये 1n बन जाएगा। और जब 1n बन जाएगा तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और ये n होगा और इसके क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या करेगा? सेकेंड माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्या बना देगा? 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना देगा, ठीक है। यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से हमने कितने स्पर्म्स बन जाएंगे हमारे? 4। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं जो स्पर्मेटिड्स है वो स्पर्मेटोजोआ जब बनेगा, यानी स्पर्म बनेगा। स्पर्मेटिड जो होते हैं उसमें टेल्स नहीं होती, ठीक है। तो जब स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा यानी स्पर्म बन जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोल दिया? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस का ही मतलब होता है कुछ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट जो स्पर्म का जो हेड है ना, अब स्पर्मेटोजोआ बन गया, अब जो स्पर्म का जो हेड है वो सटोली सेल में एम्बेड हो जाएगा, ठीक है। ये अपना सर जो है ये सटोली सेल में घुसा लेगा। कौन? स्पर्म का जो हेड है, ठीक है। और ये कब रिलीज होगा? जब पूरा न्यूट्रिशन वगैरह ये ले लेगा, ठीक है। इसमें मोटिलिटी आ जाएगी स्पर्म में, ठीक है। जब पूरा नरिशमेंट इसका हो जाएगा स्पर्म का तो ये निकलेगा और उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में कंफ्यूज नहीं होना।
अब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है? प्यूबर्टी में आके स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन है, जब वो इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी में। ठीक है। अब जीएनआरएच को हमने हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोला गया है, क्योंकि ये कुछ केमिकल मैसेंजर्स सिक्रीट करते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन और बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। अब हमारा जीएनआरएच जो है वो एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, और दो गोनेडोट्रोफिन्स का सिक्रीशन करता है। तो जीएनआरएच अब क्या बनाएगा? एलएच और एफएसएच। ठीक है, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो हार्मोन को सिक्रीट कर देगा जब जो जीएनआरएच है एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, जो एलएच है वो एक्ट करेगा लिडिक सेल्स पे, और सिक्रीट होने लिडिक सेल जो है वो सिक्रीट होके क्या बना देगा? एंड्रोजन बना देगा, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। और जो एफएसएच है वो सटोली सेल पे एक्ट करेगा। ठीक है, और कुछ सिक्रीशन सिक्रीट होगी। ठीक है, जो कि हेल्प करेगी स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो दोनों ही जो ये हॉर्मोन्स हैं जीएनआरएच के, ये क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कराएगा। ठीक है। अभी हमारा मियोसिस और माइटोसिस में मैंने आपको इजी वे में बताया हुआ है। मियोसिस होता है 2 से 1 करना, यानी प्लॉइडी नंबर 2n से n हो जाना, यानी रिडक्ट होके 2 से 1 बनना। इसको हम कह देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्ट हो रहा है, ठीक है, 2n से n बन रहा है, 2 से 1 बन रहा है। और माइटोसिस जो होता है वो 2 से 2 ही रहना, 2n से 2n ही रहना। ऐसी इक्वेशन को हम कह देते हैं, ऐसे डिवीजन को हम कह देते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता, 2n से 2n ही रहता है, उसको कह देते हैं माइटोसिस। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे फर्दर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को। फर्दर अब हमारा टॉपिक आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, और इसके पास क्या होता है? हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। ठीक है, ये हमारा स्पर्म का हेड हो गया, नेक, मिडल पीस और टेल। टेल जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और हमारे स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं स्पर्म को। ठीक है, मोटिलिटी के लिए। स्पर्म के हेड में हमारे पास न्यूक्लियस होता है जो कि क्रोमोसोमल मटेरियल को कंटेन करता है। ठीक है, और जो स्पर्म के हेड का ऊपर वाला पार्ट है उसमें क्या होता है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोसोम बोला गया है। ठीक है, और ये क्या होता है? फिल्ड होता है एंजाइम से। एक्रोसोम जो है वो एंजाइम से फिल्ड होता है। क्यों? किसके लिए? क्योंकि फर्टिलाइजेशन करनी होती है उसको आगे जाके ओवम की। ठीक है, अब मिडल पीस जो है उसके पास बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड कराना। यहाँ पे किसको एनर्जी देनी है? हमने यहाँ पे स्पर्म को एनर्जी देनी है, जिससे वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अच्छे से स्विम कर सके। फिर बोल रहे हैं ह्यूमन मेल जो है वो इजैकुलेट करता है कम से कम 2 से 300 मिलियन स्पर्म। ठीक है, कोइटस के टाइम पे जो ह्यूमन मेल का इजैकुलेट होता है वो कितना नंबर में होता है? कम से कम 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म वो कोइटस में इजैकुलेट करता है। फिर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए हमें बोला गया है कि स्पर्म के पास क्या क्या होना चाहिए? कम से कम 60%, एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म जो है उनका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। ठीक है, 40% ऑफ स्पर्म जो है उनकी विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, उनको वो मोटाइल होने चाहिए, अच्छे से उनको स्विम करना आना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहे हैं जो सेमिनल प्लाज्मा है और जो स्पर्म है, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिलाकर सीमन बनता है। पे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म होता है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी कर लिया, हमने यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस भी कर लिया कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया से हमारे 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ठीक है, अब oogenesis कब होती है हमारी? oogenesis होती है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है बेबी की, तब oogenesis शुरू हो जाती है। यानी कि एक जो वुमेन है उसके वूम में जो फीमेल बेबी है वहाँ उसकी जो ओवरी की डेवलपमेंट हो रही है,
वहाँ पे oogonia जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। उसको oogenesis हमारी जो है वो मतलब मदर की वूम में स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, यानी कि oogonia जो है ना तो वो बर्थ के बाद और ऐड होंगे, ठीक है, और ना और नए फॉर्म होंगे, ठीक है। जितने नंबर में oogonia थे हमारे, जितने बनने थे, मतलब मदर के अंदर जो फीटल बेबी था हमारा, जितने बनने थे उतने बन गए। अब बर्थ होने के बाद कुछ ऐड नहीं होगा, ठीक है, वही रहेंगे, ठीक है। ये जो oogonia है वो स्टार्ट कर देंगे डिवीजन करना, ठीक है, इनका सेल डिवीजन होगा और ये एंटर कर जाएंगे प्रोफेज 1 में, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन करके ये प्रोफेज 1 में ऐड हो जाएंगे और ये यहाँ पे अरेस्ट हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और इसको बोल देंगे हम प्राइमरी oocyte, ठीक है। जो oogonia था वो प्रोफेज 1 में आ जाएगा और कुछ टाइम के लिए अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमारा ये जो टाइम है ये होगा हमारा चाइल्डहुड, ठीक है। बर्थ से लेके चाइल्डहुड तक प्रोफेज 1 हमारा रहता है, ठीक है, यानी कि जिसको हमने बोल दिया लास्ट में आके प्राइमरी oocyte। अब ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। अब ग्रेनुलोसा सेल से जो है प्राइमरी oocyte वो कवर होगा, ठीक है, एंड कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। अब ये ग्रेनुलोसा सेल कवर्ड होकर प्राइमरी फॉलिकल बना देगा। लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट इन ओवरीज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेकर जब तक प्यूबर्टी नहीं आती एक फीमेल की, तब तक जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो डीजनरेट होते रहेंगे, ठीक है। मीनिंग दे ब्रेक डाउन एंड रीअब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ठीक है। अब ये आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो रहे थे, पर कहाँ जा रहे थे? यहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जो डीजनरेट हो रहे थे, वो बॉडी क्या करेगी, उनको रीअब्सॉर्ब्ड कर लेगी, ठीक है, खुद में ही ब्लड में रीअब्सॉर्ब्ड हो जाएंगे। फिर क्या है, लीविंग ओनली अराउंड 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी। अब ये इन्होंने बोला प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डीजनरेट हो रहे थे, ठीक है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक काफी ज्यादा जो ओवरीज में हमारे जो प्राइमरी oocytes थे वो क्या कर रहे थे, डीजनरेट हो रहे थे। और एट द एंड ये कितने रह जाते हैं, प्यूबर्टी तक आते आते 60,000 से 80,000 रह जाते हैं, ठीक है, हर एक ओवरी में। फिर बोल रहे हैं जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सराउंड होगी और जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है और उससे बनेगी और न्यू थिक्का बन जाएगा और इसको बोल देंगे फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। ये टर्शरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको एंट्रम भी कहते हैं हम, ठीक है। द थिक्का लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थिक्का इंटरना एंड एन आउटर थिक्का इंटरना। अब जो थिक्का लेयर है वो दो ऑर्गेनाइज्ड थिक्का इंटरना में और एक्सटर्ना में डिवाइड हो जाती है। बोल रहे हैं प्राइमरी oocyte से लेके टर्शरी oocyte तक हमने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो कवर कर ली है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये अनइक्वल डिवीजन करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा और फर्स्ट पोलर बॉडी हमारी बना देगा। सेकेंडरी oocyte हमारा 23 क्रोमोसोम्स होंगे उसमें और इसका प्लॉइडीन जो होगा वो N होगा। जो हमारा सेकेंडरी oocyte होगा उसके पास काफी न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होगा। किससे ले लिया उसने, प्राइमरी oocyte से ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, डज फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड्स फर्दर और डीजनरेट। बोल रहे हैं जो हमारी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जो हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनता है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है हमारी वो डीजनरेट कर जाती है या फर्दर डिवाइड होती है, तो डज नॉट डिवाइड फर्दर एंड टिपिकली डीजनरेट। जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है हमारी वो डीजनरेट कर जाती है और फर्दर डिवाइड नहीं होती। और अब जो टर्शरी फॉलिकल है वो फर्दर डिवाइड होगा और मेच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मेच्योर फॉलिकल है वो रप्चर होगा और क्या रिलीज करेगा, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा, ठीक है, ओवरी से। उसी प्रोसेस को हमने बोला हुआ है यहाँ पे ओव्यूलेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सेकेंडरी oocyte था ये एक न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म कर देगा जिससे सराउंड होगा, उसको हमने बोल दिया जोना पेलुसिडा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है हमारी, और oogenesis हमारी बर्थ से पहले से ही हमारी स्टार्ट हो जाती है। और इसमें हमारा 4 हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स बनते हैं एक स्पर्मेटोसाइट से, और यहाँ पे एक ही फंक्शनल ओवम बनता है। ठीक है। अब फर्दर इसको अच्छे से oogenesis को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है जिससे आपको समझ आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है पेज नंबर 49 पे। ठीक है। तो ये हमारा ऊगोनिया था, ये फीटल लाइफ चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक फीटल लाइफ चल रही है सारी, मियोसिस 1 तक। ये ऊगोनिया था, इसने माइटोसिस करके 2 बॉडी बना दी। ठीक है। ये फिर और सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हुए और इसने प्राइमरी oocyte बना दिया, जिसका क्या था, प्लॉइडी 2n था। ठीक है। अब प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 करके अपनी प्रोसेस को रोक लिया। अब ये प्रोफेस 1 में अरेस्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे बर्थ हुआ, चाइल्डहुड हुआ। ठीक है। अब यहाँ चाइल्डहुड बीता हमारा, बर्थ से चाइल्डहुड तक यहाँ पर ये अरेस्ट रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाती है हमारी, जब हमारी फीमेल जो है वो मैच्योर हो जाती है और उसका रिप्रोडक्टिव फेज चल जाता है। ठीक है। यानी उसकी प्यूबर्टी आ जाती है, तो ये उसकी प्यूबर्टी वाली स्टेज आ गई। ठीक है। चाइल्डहुड से प्यूबर्टी वाली एज आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे आके जब उसकी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है, तो अगर तो इसने क्या करा, प्राइमरी oocyte ने क्या करा, सेकेंडरी oocyte दिया और एक फर्स्ट पोलर बॉडी को रिलीज कर दिया। ये अनइक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है। अनइक्वेशनल डिवीजन मतलब यानी कि अगर इक्वल डिवीजन होती तो यहाँ पे भी सेकेंडरी oocyte होता, यहाँ पे भी। अनइक्वल डिवीजन कैसे हुई, यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी निकाल दी, यहाँ पे सेकेंड oocyte निकाल दिया। ये क्यों अनइक्वेशनल डिवीजन करी है कि सारा का सारा हमारा जो नरिशमेंट है, जो भी हमारे जो मतलब क्रोमोजोमल मटेरियल है, वो सारा हमारा सेकेंडरी oocyte में रहे, इसीलिए। ठीक है। फिर ये सेकेंडरी oocyte जो है उसकी प्लॉइडी नंबर क्या है, n है। ठीक है। ये मियोसिस करेगा, और ये इसलिए भी अनइक्वेशनल डिवीजन किया है कि क्रोमोजोमल जो नंबर है हमारे, ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। ठीक है। इसका यहाँ पे 23, यहाँ पे 23, इसीलिए। ठीक है। और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये क्या करेगी, डीजनरेट कर जाएगी, इसका कोई आगे काम नहीं है। ठीक है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है यही आगे फर्दर डिवीजन करके ओवम बना देगा। ठीक है। ओवम के साथ फिर सेकेंड पोलर बॉडी होगी, उसका भी कुछ काम नहीं होगा, ये भी डीजनरेट कर जाएगी। इसको हमने मेटाफेज 2 बोल दिया। जब सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 करके ओवम का रिलीज करा, ठीक है, तो उसको हमने मेटाफेज 2 बोल दिया। आई होप आपको ये oogenesis समझ आ गया हो। यहाँ पे मैंने ये ऐसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी बनाया था। ठीक है। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया था 2n में, इसने माइटोसिस करा। ठीक है। माइटोसिस करके इसने क्या करा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करके इसने मियोसिस करी, मियोसिस करके इसने क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था तो 2n था, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आते आते n रह गया, तो इसने क्या करा, रिडक्शनल डिवीजन करी। ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया तो इक्वेशनल डिवीजन करी थी, माइटोसिस करी थी। ठीक है। फिर उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया, मियोसिस 2 कर स्पर्मेटिड्स बना दिए। ठीक है। ये मैंने एक का बताया, इसने डिवाइड किया। अगर ये भी फर्दर डिवाइड करेगा तो ये भी 2 बनाएगा, ये भी फर्दर डिवाइड करेगा, ये भी 2 बनाएगा, तो हमारे 4 स्पर्म सेल्स बन जाते हैं एक स्पर्मेटोगोनिया से। ठीक है। मैंने यही डिवाइड किया है। ठीक है। तो ये स्पर्मेटिड बना देता है, ये भी n नंबर में होता है। स्पर्मेटिड आगे फर्दर क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ बना देंगे, यानी स्पर्म बना देंगे। अब ये जो स्पर्म का हेड है ये सटोली सेल में जाके घुस जाएगा और क्या करेगा, नरिशमेंट लेगा। ठीक है। और जब ये स्पर्म जो है सटोली सेल से बाहर आ जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे स्पर्मिएशन।
तो स्पर्मिएशन और स्पर्मेटोजेनेसिस में कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। स्पर्मिएशन मतलब जब हमारा जो स्पर्म का जो हेड है वो सेटोली सेल से बाहर आ जाता है तो उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब कुछ फॉर्म होना, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मैंने बोल दिया इस प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। और यहाँ से हमने मियोसिस 2 से फर्दर जो स्पर्मेटोजोआ है इसको बोल दिया हमने स्पर्मियोजेनेसिस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपके डाउट हैं उनको कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।